हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़। ये है हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 29। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की तर्ज पर 125 क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज, जिसमें टोटल 125 क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। ये 125 क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे 3 पार्ट्स में। तो आज के इस पहले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 45 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर उत्तराखंड एलटी या DSSB या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जो वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले एक बार आप सभी वीडियोज़ को अवश्य देखें। आपके आगामी एग्ज़ाम में ये वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं, क्योंकि ये सभी वीडियोज़ हमने आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ही प्रिपेयर करी हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़, ये MCQ टेस्ट सीरीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट द्वारा अप्रिशिएट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ प्रिपेयर करने की। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, ले लीजिए अपना नोटबुक और पेन और लगाइए आपका आज का स्कोर। चलिए देखते हैं आज आप टोटल 45 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, बाएं ऑट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच वॉल्व है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए। बाएं ऑट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच वॉल्व है। कौन सा वॉल्व है? हृदय में कुल 4 वॉल्व होते हैं, तो आपको बताना है उन चारों में से बाएं ऑट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल्व होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है ट्राइस्पिड वॉल्व, ऑप्शन बी है ऑर्टिक, ऑप्शन सी है पल्मोनरी, ऑप्शन डी है मिट्रल। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्रल। ठीक है, जो मिट्रल वॉल्व होता है वो बाएं ऑट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, थॉर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए फिर भी मैं आपको 4 ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। आपको बताना है थॉर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। कौन कौन से थे ये नियम? चलिए मैं आपको बताता चलूँ। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है प्रभाव का नियम, जिसे हम संतोष का नियम या फिर सुख दुख का नियम भी कहते हैं, और तीसरा नियम है अभ्यास का नियम। ठीक है, जिसे हम उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग STD का उसके रोगजनक के साथ सही ढंग से मेल करता है? ठीक है, यहाँ पर कुछ रोग और उसके कुछ जीवाणु या विषाणु का नाम लिखा गया है। आपको बताना है ऐसा कौन सा एक रोग है जो उसके जीवाणु के साथ यानी कि रोगजनक के साथ सही ढंग से मेल करता है। और ये जो रोग हैं सभी यौन संचरित रोग हैं। तो पहला ऑप्शन है सिल्फिस, सामने इसके जो ऑप्शन है वो है ट्रोपोनिमा पैलिडम। ऑप्शन बी है स्फोटोसोर। ठीक है, इसका जो रोगजनक इसके सामने लिखा गया है वो है बेसिलस ब्रेविस। ऑप्शन सी है गोनेरिया, और इसके सामने जो ऑप्शन है वो है एटामीबा हिस्टोलेटिका। ऑप्शन डी है यूरोथ्रेटिस, और इसके सामने जो ऑप्शन है वो है बेसिलस एंथ्रोसिस। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा यौन संचरित रोग है और उसके सामने उसका सही रोगजनक लिखा गया है? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सिल्फिस नामक STD रोग है यानी कि यौन संचरित रोग है, वो ट्रिपोनोमा पैलिडम के द्वारा फैलने वाला रोग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है,
पैनहेलेनिक उत्सव संबंधित है। तो पैनहेलेनिक उत्सव जो है किससे संबंधित है, अब ये आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है स्पार्टा से, बी है जर्मनी से, सी है डेनमार्क से और डी है एथेंस से। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन डी एथेंस से। ठीक है, एथेंस में जो विभिन्न प्रकार के खेल हुआ करते थे, 4 प्रकार के खेल हुआ करते थे मुख्यतः, जिन्हें हम पैनहेलेनिक खेलों के नाम से जाना जाता था। कौन कौन से खेल हुआ करते थे? ओलंपिक खेल, ठीक है, पिथियन खेल, इस्थिमियन खेल और निमियन खेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्कंधास्थि कहाँ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हिंदी में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्कंधास्थि कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है पाँव में, बी नितंब में, सी ऊपरी कंधे में या फिर डी बाहू में। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऊपरी कंधे में स्कंधास्थि होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंट्रामुरल कार्यक्रम बच्चों में कैसी भावना उत्पन्न करता है। ठीक है, जो इंट्रामुरल स्पोर्ट्स कार्यक्रम होते हैं या कोई भी इंट्रामुरल कार्यक्रम होते हैं, तो वो छात्रों में किस प्रकार की भावना का विकास करते हैं, ये इसमें पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए है उपलब्धि, बी है भागीदारी, सी है हास्य और डी है आनंद। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भागीदारी। ठीक है, जो भागीदारी की भावना होती है वो इंट्रामुरल कार्यक्रमों द्वारा बच्चों में उत्पन्न की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है YMCA के संस्थापक कौन थे। इजी क्वेश्चन रहेगा, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए 4 ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है JB नेस, ऑप्शन बी है डॉक्टर DS कोठारी, ऑप्शन सी है HC बक, ऑप्शन डी है R कैसिडी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको फिर भी राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा HC बक। कब की गई थी YMCA की स्थापना भारत में? तो ये की गई थी 1920 में। ठीक है, 1920 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया, तो किस वर्ष भाग लिया? ठीक है, और कौन से ओलंपिक में भारत ने पहली बार या फिर अंतिम बार बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है टोक्यो 1964, ऑप्शन बी है म्यूनिख 1972, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल कनाडा 1976, ऑप्शन डी है मॉस्को 1980। इनमें से किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था? चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत उम्मीद है। देखना किसी न किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मॉस्को 1980 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। कौन थे? ठीक है, जैसे हम आज LNCPE के नाम से जानते हैं, उस टाइम में ये LCPE के नाम से जाना जाता था। तो LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य कौन थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है PM जोसेफ, ऑप्शन बी है PM चोपड़े, ऑप्शन सी है JS नरूका, ऑप्शन डी है S श्रीवास्तव। इनमें से कौन LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे? आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए PM जोसेफ। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग पारिभाषिक शब्द जो कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ है वह ऊर्जा की मात्रा जिसको हम करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन ए कठोर शारीरिक व्यायाम के लिए खर्च करना, ऑप्शन बी प्रत्येक समय की इकाई के दौरान उत्पन्न, ऑप्शन सी है हमारी मांसपेशियों में जमा करना, ऑप्शन डी है जो हम खाना खाते हैं उसमें से ले लेना। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आपको इसमें क्या बताना था कि जो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है पारिभाषिक शब्द जो कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ है कि ऊर्जा की मात्रा को जिसको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आपको बताना है।
आई होप आपने इसका राइट आंसर गैस कर ही लिया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। हमारी मांसपेशियों में जमा करना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारी जो शरीर की सामान्य मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की, उससे अधिक मात्रा लोड कर लेते हैं अपनी मांसपेशियों में, जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो इंस्टेंट एनर्जी देती है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे मैराथन और क्रॉस कंट्री जैसी लंबी दूरी की दौड़ों में भी इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर ये एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वयस्क आयु प्रारंभ होती है, ठीक है। जो वयस्क आयु है वो कौन सी एज के बाद से प्रारंभ होती है, अब ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 25 वर्ष के पश्चात, यानी कि 25 वर्ष पश्चात। ऑप्शन बी है 22 वर्ष पश्चात। ऑप्शन सी है 20 वर्ष पश्चात। ऑप्शन डी है 30 वर्ष पश्चात। इनमें से किस वर्ष के पश्चात वयस्क आयु प्रारंभ हो जाती है? आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 वर्ष के पश्चात। 20 वर्ष से पूर्व जो आयु होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण आयु होती है, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किशोरावस्था की आयु से कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इंडोर जिम्नेजियम बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन जो है कई बार विभिन्न एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसका आंसर आना ही आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इंडोर जिम्नेजियम, ठीक है। इंडोर जिम्नेजियम का मतलब है जिम्नास्टिक की क्रियाएं जहाँ पर होती हैं, और वो इंडोर हॉल होता है, तो उसको बनाते समय, उस हॉल को बनाते समय किस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ऑप्शन ए है प्रकाश, बी है हवादारी, सी है दरवाजे, डी है दिशा, ठीक है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो हवादारी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेंटिलेशन की व्यवस्था। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? ठीक है, क्वेश्चन प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन से लिया गया है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए फिर भी मैं आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो प्रतियोगिता होती है फ्रेंड्स वो होती है 4 प्रकार की, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी होती हैं? ये नॉकआउट होती है, ठीक है, पहली। दूसरी लीग या फिर राउंड रॉबिन होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बर्गर सिस्टम भी कहते हैं किसको, लीग को। उसके बाद कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है, इसमें लीग और नॉकआउट के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके इसके भी कई प्रकार हैं। उसके बाद जो नंबर 4 होता है वो होता है चैलेंज टूर्नामेंट। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्यों? यह सकारात्मक सोच के लिए सहायक है, यह भाईचारा बढ़ाने में सहायक है, यह अमीर जीवन बिताने में सहायक है, यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये आपको बताना है कि जो शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है, ठीक है, इसीलिए ये इसका महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, शोध के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विषयों में से किस विषय के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद ही इसका आंसर कीजिएगा। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन जो है रिसर्च से है। शोध की दृष्टिकोण से निम्नलिखित विषयों में से किस विषय के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य, सी है मनोरंजन, ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा और खेल। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक शिक्षा और खेल, ठीक है। शारीरिक शिक्षा और खेल का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शोध के दृष्टिकोण से, ठीक है, विषय के बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम है?
क्या है उसका नाम, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेस्जो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उस स्कूल का क्या नाम है, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है ग्रेवन क्लोस्टर, ऑप्शन बी है डिडास किलियम, ऑप्शन सी है फिलेंथ्रोपिनम, ऑप्शन डी है लिम्पजिंग। ठीक है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिलेंथ्रोपिनम। ठीक है, इसकी स्थापना जर्मनी के शिक्षाविद ने जॉन बर्नार्ड बेस्जो ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित कौन सी गलत धारणा है इनमें से, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है यह शारीरिक विकास से संबंध रखती है, ऑप्शन बी है व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, ऑप्शन सी है यह सामाजिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन डी है यह मानसिक विकास से संबंधित है। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। यह शारीरिक शिक्षा की एक गलत धारणा है। इसके अलावा जो धारणाएं हैं वो सभी सही हैं, लेकिन ये धारणा गलत है कि व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, ऐसा नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेवार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से समझिए, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेवार है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष डैश 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 में की गई थी। इनमें से किस वर्ष में आपकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई थी, अब आपको ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2010। इसका आंसर तो आपको आना ही आना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य ही पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। ठीक है, टूवर्ड्स 2005 में, या फिर कह सकते हैं कि 2005 में इंडिया में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके अंतर्गत, वाडा के अंतर्गत। लेकिन इसको वाडा द्वारा मान्यता कब मिली, तो वाडा द्वारा इसको मान्यता मिली थी वर्ष 2008 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है पिंग पोंग संबंधित है। पिंग पोंग वर्ड किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। बहुत ईजी रहेगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर अवश्य ही आता ही होगा। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है जूडो, ऑप्शन डी है ताइक्वांडो। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, जो टेबल टेनिस है उसी का नाम है एक पिंग पोंग। ठीक है, अनेक देशों में टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है ट्रैक एंड फील्ड के दौरान, बी है हॉकी, सी तैराकी, डी मार्च पास्ट। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन डी मार्च पास्ट। ठीक है, कमांड प्रणाली का प्रयोग मार्च पास्ट के लिए किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मांसपेशियों के उस प्रकार को बताएं जो शरीर की गति करते समय सिकुड़ती है। ठीक है, जब शरीर गति कर रहा होगा तो वो सिकुड़ रही है, तो वो मांसपेशी का कौन सा प्रकार है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है न्यूट्रलाइजर्स, ऑप्शन बी है एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी है स्टेबलाइजर, ऑप्शन डी है एगोनिस्ट। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एगोनिस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अक्ष होता है। बात हो रही है एक्सिस की, तो एक्सिस फर्स्ट क्लास लीवर में एक्सिस कहाँ पर होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन बी है दाहिनी ओर, ठीक है, ऑप्शन बी है बाएं ओर, ऑप्शन सी है केंद्र में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दाहिनी का मतलब यहाँ पर राइट साइड से है और बाएं का मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड से, और केंद्र यानी कि सेंटर में। तो कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्लास लीवर में एक्सिस। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन सी केंद्र में यानी कि सेंटर में इसका जो है एक्स अक्ष या फिर एक्सिस होता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है अधिगम, बी है अधिगम स्थानांतरण, बी है परिपक्वता, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता या फिर इनमें से कुछ कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, जब भी कोई सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, दो सूचियां यहाँ पर दी गई हैं और नीचे दिए गए कूट की मदद से हमें इनका सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो दो सूचियां हैं, सूची 1 सूची 2। यहाँ पर सूची 1 दोनों जगह लिख दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर सूची 2 होना चाहिए था। तो सूची 1 में है मांसपेशी और सूची 2 में है निवेशन। ठीक है, कौन सी मांसपेशी का निवेशन कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो पहले मैं आपको मांसपेशियों के नाम बताने जा रहा हूँ, फिर बताऊंगा निवेशंस। तो मांसपेशी में ऑप्शन पहला जो है ए है एडेक्टर लॉन्गस, उसके बाद बी है सार्टोरियस, सी है इलियोपसिस और डी है ग्लूटियस मेडियस। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूची 2 जिसमें कि निवेशन दिए गए हैं। निवेशन यहाँ पर 5 दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है पी एनसेरेनस, उसके बाद सेकंड है फीमर का लेसर टेंचोटर, और उसके बाद थर्ड है फीमर का ग्रेटर टेंचोटर, और फोर्थ है फीमर का लीनिया एपेसेरा और एस्पेरा और फिफ्थ है टीबीएल ट्यूबरोलिसिटी। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर कूट दिया गया है। इन कूट की मदद से हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम सूची को मिला लेते हैं। आप अपना टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सूची को मिलाइए। उसके बाद देखिए कि हम जो सूची मिला रहे हैं उससे आपकी सूची मेल खाती है या नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आप सूची मिलाने जा रहा हूं। तो नीचे जो यहाँ पर कोड दिए गए हैं इसमें से फिर हम सही आंसर को मैच करेंगे। तो जो इसका जो एडेक्टर लॉन्गस है, ठीक है, इसका जो निवेशन है वो है आपका फीमर का लीनिया एपिसेरा से, तो मतलब कि 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दूसरा है सार्टोरियस जो है पी एनसेरेनस, इसका निवेशन है। ठीक है, थर्ड हो गया आपका इलियोपसिस, इसका जो निवेशन है फीमर का लेसर टेंचोरस से है। ठीक है, ट्रेंचोटर से है। उसके बाद जो डी है ग्लूटियस मीडियम, इसका निवेशन जो है फीमर का ग्रेटर टेंचोटर से है। तो इस प्रकार से अगर हम राइट आंसर देखें तो इसका हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है। तो इसका ऑप्शन 4 1 2 3, जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में ही ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना है कि किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस डी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए की जो बीमारी है और या कह सकते हैं कि इसका जो वायरस है वो सीधे संपर्क द्वारा एक इंसान से या फिर एक प्राणी से दूसरे प्राणी में फैलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए है दांत, बी है नाक, सी है आंख और डी है कान। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये ट्रोकोमा नामक रोग है ये आंख से संबंधित है, कि मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है आपके लिए। चलिए फिर भी मैं आपको 4 ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है विटामिन, सी है प्रोटीन, डी है वसा। इन निम्न में से किसकी कमी से आपको मधुमेह या फिर डायबिटीज का रोग हो सकता है। ठीक है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह या फिर डायबिटीज नामक रोग हो जाता है।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। चलिए जल्दी से बताइए कि जो प्रेरणा है या फिर मोटिवेशन है कितने प्रकार की होती है? 4, 3, 2 फिर या 1। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गेस किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। ठीक है, 2 प्रकार का मोटिवेशन होता है। एक होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, डूरंड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हॉकी, बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हैंडबॉल, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। आपको बताना है कि जो डूरंड कप प्रतियोगिता है किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल या फिर वॉलीबॉल। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन सी बी फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। ठीक है, ये इंडिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। वर्ष 1988 में, ठीक है 1888 में 1888 में इसकी शुरुआत शिमला से हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक खिलाड़ी की सामूहिक सामंजस्य योग्यताओं को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लक्ष्य योग्यता, बी फुर्ती, सी ग्राहीशीलता या फिर डी संतुलन योग्यता। चलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक खिलाड़ी की सामूहिक सामंजस्य योग्यताओं को क्या कहते हैं? लय योग्यता, फुर्ती, ग्राहशीलता या फिर संतुलन योग्यता। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन बी फुर्ती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुर्ती को हम इंग्लिश में एजिलिटी भी कहते हैं, चपलता जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, खेल दवाई क्षेत्र में यह सम्मिलित नहीं है। खेल दवाई क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि मतलब है यहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन क्षेत्र में यह सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, नहीं है वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में मैं कहूँगा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है पोषण और आहार, बी है चोटों से बचना और उनका इलाज, सी है तैयार करना और प्रशिक्षण, डी है खेल की अभिवृद्धि में सहायता। इनमें से क्या दवाई क्षेत्र खेल दवाई क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, खेल के अभिवृद्धि में सहायक। ठीक है, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है वो इसमें इसका जो सिद्धांत है या फिर इसमें सम्मिलित नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, यहाँ पर फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले ऊपर भी किया था। तो आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ए है मध्य गली, यानी कि खो खो की जो मध्य गली है, सूची 1 हम पढ़ रहे हैं। बी है गोल लाइन हॉकी, ठीक है, आपको इनका साइज बताना है। सी है साइड लाइन फुटबॉल, ठीक है, और उसके बाद डी है रनवे आर्च जेवलिन। इन सब की विड्थ आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सूची 2 जो है उसमें है, फर्स्ट है 75 mm, 2 है 30 सेंटीमीटर, 3 है 7 सेंटीमीटर और रनवे आर्च के सामने में जो 4 ऑप्शन है वो है 5 इंचेज। तो चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लगाइए। तब तक मैं अपना आंसर लगाता हूँ, उसके बाद मैच कीजिए कि हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला मैं बताने जा रहा हूँ। जो मध्य गली है खो खो की, उसकी कुल विड्थ तो होती है 30 cm सॉरी, तो 2 से हम इसे मैच करेंगे। उसके बाद है गोल लाइन ऑफ हॉकी। ठीक है, गोल लाइन ऑफ हॉकी जो होती है उसकी जो विड्थ तो होती है, तो वो कितनी होती है यहाँ पर वो पूछा गया है। ठीक है, तो वो होती है आपकी 75 mm। ठीक है, 75 mm की गोल लाइन हॉकी की होती है। उसके बाद है साइड लाइन ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल में जो साइड लाइन्स होती हैं वो 5 इंचेस की होती हैं और रनवे आर्च ऑफ जेवेलिन जो है 7 सेंटीमीटर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143। देखते हैं 2143 किस
कूट में है 2143 जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के स्तंभ हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट है संतोष, सेकंड है विचार, थर्ड है वैराग्य और फोर है विवेक। ठीक है, इनमें से कौन कौन से स्तंभ हैं मोक्ष प्राप्ति के योग वशिष्ठ के अनुसार, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अब ऑप्शन ए है फर्स्ट और सेकंड सही हैं, ऑप्शन बी है सेकंड और थर्ड सही हैं, ऑप्शन सी है थर्ड और फोर्थ सही हैं, ऑप्शन डी है फर्स्ट और फोर्थ सही हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय लीजिए और चेक कीजिए कि क्या राइट आंसर होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो योग वशिष्ठ है उसके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के जो स्तंभ हैं वो हैं संतोष और विचार। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम कूट में चलें तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न में से कौन से उद्देश्य नहीं सुझाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नाम भी यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न में से कौन से उद्देश्य नहीं सुझाए। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है वांछनीय स्वास्थ्य अभिवृद्धि का विकास, बी है कार्य के लिए परामर्श, सी है व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना, डी है व्यक्तियों को सूचित करना। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो जेई पार्क हैं उनने स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत जो उद्देश्य बताए थे उसमें वांछनीय स्वास्थ्य अभिवृद्धि का विकास यह उद्देश्य नहीं सुझाया था, यह उद्देश्य उन्होंने नहीं बताया था। बाकी सारे उद्देश्य उनके द्वारा बताए गए हैं या फिर सुझाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, पारस्परिक तंत्रिका भरण को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। पारस्परिक तंत्रिका भरण को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है एगोनिस्ट मांसपेशियों का संकुचन और एंटागोनिस्ट मांसपेशियां आराम करती हैं। ऑप्शन बी है दोनों एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मांसपेशियां आराम करती हैं। ऑप्शन सी है दोनों एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मांसपेशियों का संकुचन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। पारस्परिक तंत्रिका भरण को क्या कहा जाता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एगोनिस्ट मांसपेशियों का संकुचन और एंटागोनिस्ट मांसपेशियां आराम करती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, नरवैज्ञानियों द्वारा सामाजिकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। नरवैज्ञानियों द्वारा सामाजिकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किस शब्द के स्थान पर, सामाजिकरण के स्थान पर। ठीक है, कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है नरवैज्ञानियों द्वारा। ऑप्शन ए है इनकल्चरेशन, ऑप्शन बी है कल्चरेशन, ऑप्शन सी है एंथ्रोपोलिएशन, ऑप्शन डी है एनकल्चरेशन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। सारे ऑप्शन लगभग एक से ही हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनकल्चरेशन। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 एक बार फिर से योगा से लिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन है, अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणों किन ग्रंथों में वर्णित है। ठीक है, एक कोट है, थोड़ा संस्कृत में है तो शायद बहुत शुद्ध मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखकर इसे समझने की कोशिश करें। सेंटेंस है, अजो नित्यम शाश्वतोय पुराणों किन ग्रंथों में वर्णित है। पहले यहाँ पर चार पॉइंट दिए गए हैं, उसके बाद आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो पॉइंट ए है प्रश्न उपनिषद, बी है कठोपनिषद, सी है भागवत गीता, डी है योग वशिष्ठ। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपके सामने है चार विकल्प। ऑप्शन ए है ए और सी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है ए और डी, ऑप्शन बी है बी और डी।
आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, यानी कि कठोपनिषद और भागवत गीता में ये वर्णित है क्या, जो अभी कोट मैंने आपको बताया, अजो नित्यम शाश्वतय पुराणो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है मनोरंजन का प्रकार है। अब आपको बताना है मनोरंजन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिक्रिएशन, उसका प्रकार है इनमें से कौन सा उसका एक प्रकार है। ऑप्शन ए है सक्रिय मनोरंजन, बी है असक्रिय मनोरंजन, सी है इंडोर क्रियाएं, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, जो मनोरंजन के प्रकार हैं वो सक्रिय मनोरंजन और असक्रिय मनोरंजन हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है मानसिक विकास में सम्मिलित है। जो मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसमें से उनमें निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है बाहरी और अंदरूनी अंग, बी है तर्क और सोचना, सी है नैतिक और आचार, डी है भावात्मक परिपक्वता, सॉरी भाषात्मक परिपक्वता। ठीक है, आपको बताना है कि मानसिक विकास में इनमें से क्या सम्मिलित है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तर्क और सोचना। ठीक है, ये मानसिक विकास में सम्मिलित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है साधारण बोलचाल में सामान्यतः स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को समझिए। साधारण बोलचाल में सामान्यतः स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है। ऑप्शन ए है शरीर और मस्तिष्क की स्वस्थता, बी है रोग और विकृति से मुक्ति, सी है अंग प्रणाली की कार्यात्मक दक्षता, और ऑप्शन डी है मानव संगठन की गुणवत्ता। आपको बताना है साधारण बोलचाल में सामान्य स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है, हम उसे क्या समझते हैं। ठीक है, शरीर और मस्तिष्क की स्वस्थता, बी है रोग और विकृति से मुक्ति, सी है अंग प्रणाली की कार्यात्मक दक्षता, ऑप्शन डी है मानव संगठन की गुणवत्ता। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सामान्यतः लोग जो स्वास्थ्य के बारे में कोई कल्पना होती है तो उसके बारे में वो लोग यही सोचते हैं कि रोग और विकृति से मुक्त स्थान ही, मुक्त व्यक्ति ही, ठीक है, स्वस्थ है, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ब्लड शुगर का रोगी है तो उसके लिए उपयुक्त व्यायाम क्या रहेगा, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है टहलना, बी है दौड़ना, सी है उपकरणों से व्यायाम, और डी है मुक्त हस्त व्यायाम। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टहलना। ठीक है, अगर कोई ब्लड शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए टहलना यानी कि वॉक करना सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है पाल मुलर, ऑप्शन बी है हॉफमैन, ऑप्शन सी है पिनकस, ऑप्शन डी है डग्गर। इनमें से किसने गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया था, ये आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पिनकस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है इनमें से कौन सा शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, बी है याददाश्त, सी है जानकारी, डी है अभ्यस्तता। इनमें से कौन सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है, अभिप्रेरणा, याददाश्त, जानकारी या फिर अभ्यस्तता। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याददाश्त। ठीक है, अभिप्रेरणा हम मोटिवेशन को कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, जो कि हमारी आज की सीरीज का है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है लोचशीलता, ऑप्शन बी है आपकी मांसपेशीय मजबूती, ऑप्शन सी है हृदय वाहिनी सहनशीलता, ऑप्शन डी है मांसपेशीय सहनशीलता। इनमें से किसको
किसका मूल्यांकन किया जाता है? फिटनेस, ग्राम, गति, दृढ़ता द्वारा। चलिए जल्दी से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गेस कीजिए। आंसर बताने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय वाहिनी सहनशीलता। फिटनेस, ग्राम, गति, दृढ़ता सेहत के लिए हृदय वाहिनी सहनशीलता का मूल्यांकन करती है। आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। सो टेक केयर, बाय बाय। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.